अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज हम आपको ज़कात के मसाइल मोटे मोटे अंदाज में समझाएंगे इंशाअल्लाह। तो ध्यान से तवज्जो से सुनो और मैं उम्मीद करता हूँ पूरा वीडियो अगर आपने ध्यान तवज्जो के साथ में सुने तो आपको किसी से भी ज़कात के मसाइल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके हर सवाल का जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा इंशाअल्लाह। तो ज़कात जो है ना, वो सिर्फ सोने और चांदी की नहीं होती है। उमूमन मुसलमानों का मिजाज ऐसा बना हुआ है कि जैसे ही रमज़ान का महीना आता है तो वो सवाल करना शुरू कर देते हैं, हमारे घर में 10 तोले सोना है, 15 तोले चांदी है और कितनी ज़कात होंगी। तो ज़कात को पहले समझो। ज़कात आपके सोने, चांदी, कैश और जो माले तिजारत है, आपका अमवाले तिजारत, इनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। वो सामान जो आपके हवाईज असलिया में आता है, यानी जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हो, जैसे आपका घर है, घर भले आपका 10 करोड़ का हो, उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। गाड़ी आप चाहे ऑडी इस्तेमाल करते हो या मारुति 800, उस पर ज़कात नहीं है। मोटरसाइकिल चाहे आप 2 लाख की इस्तेमाल करते हो या 50,000 की, उस पर ज़कात नहीं है। मोबाइल चाहे आप आईफोन इस्तेमाल करते हो या सादा मोबाइल इस्तेमाल करते हो, उस पर भी ज़कात नहीं है। ऐसे ही आपके घर के अंदर जो पुराने ज़माने के बर्तन होते हैं और घर में ऐसे ही बहुत सारा सामान होता है, रेफ्रिजरेटर है, आपका कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है और एसी वगैरह, जो कुछ भी घर में सामान है, किसी पर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती है। अब ज़कात आप हिसाब कैसे करोगे वो ध्यान दो। ज़कात जो है, साल में एक मरतबा आपको एक तारीख तय करना है। वो तारीख कैसे तय करेंगे? वो तारीख का हिसाब होगा जिस दिन आप साहिब निसाब बन गए। अब साहिब निसाब आदमी कब बनता है? अगर आपके पास में 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी, या आपके पास में जो है इतना कैश हो जो 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंचता हो, या आपका जो सामान तिजारत है, आपका कैश है, आपका चांदी है, आपका सोना है, तीनों को भी अगर, चारों को भी आप अगर मिला देते हो और सबको मिलाकर वो निसाब को पहुंच जाता है। जैसे आज का जो निसाब है वो मैं आपको बता देता हूं। अभी मेरे सामने जो है वेबसाइट ओपन है और आज 14 मार्च 2024 को चांदी का जो प्राइस है वो मुझे 7,700 जो है ये 10 ग्राम का नजर आ रहा है। अब 52.5 तोले जो चांदी है वो होंगी 612 ग्राम। तो 612 ग्राम को हमने यहाँ कैलकुलेट किया है तो वो हो रहा है 47,124 रुपये। मतलब अगर आपके चारों की भी मालियत जो है उसको आप मालियत का हिसाब करते हो तो हिसाब याद रखो, आपको हिसाब जो है ना वो जुबानी नहीं करना है, बल्कि बाज़ाब्ता ऐसा पेपर लीजिए, कलम लीजिए और बैठकर आपको अपने टोटल हर चीज़ का हिसाब करना है। अब आप हिसाब कैसे करेंगे? आप सबसे पहले हिसाब करो आपके घर में सोना कितना है। सोना अगर आपके घर में 3 तोले है तो वहां लिख दो, और वो घर में जो सोना है वो आपका खुद का होना चाहिए। अब यहाँ पे मियाँ बीवी के सोने के भी फर्क को समझो। बाज औकात ऐसा होता है कि बीवी को उसके माँ बाप की तरफ से जो सोना मिला हुआ होता है तो वो उसकी मालिका वो होती है, आप नहीं होते हैं। क्योंकि कल को अगर तलाक होंगी या आपस में कोई लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो वो आप उसका सोना आपको कभी भी नहीं देंगी। वो अपने बाप का सोना जो है अपने घर पे लेकर चली जाएंगी, तो वो खुद उसकी मालकिन है, जो उसका अपना सोना है। लेकिन आपने उसको जो अपनी तरफ से दिया हुआ है तो वो सोना, अब उसमें आपकी नीयत क्या है? आपने उसको दे दिया हुआ है, हिबा करके उसको मालकिन बना दिया हुआ है, या फिर आपने सिर्फ पहनने के लिए दिया हुआ है? अब अगर आपने उसको सिर्फ पहनने के लिए दिया हुआ है तो वो आपका सोना है। या फिर आपके घर में अगर आपने लाकर रखे हुए हैं कुछ जेवरात वगैरह के, भाई मुझे जब जरूरत पड़ेगी मैं इस्तेमाल करूंगा, तो वो आपका खुद का सोना है। तो आप जब ऐसे पेपर पे हिसाब करोगे तो उसमें लिख दोगे कि आपका सोना कितना है। और चांदी आप हिसाब करो, सेम चांदी का भी मसला वैसा ही है जैसे सोने का बताया मैंने कि चांदी आपकी खुद की होना चाहिए। अब आपने सोना और चांदी दोनों को लिख लिए। उसके बाद में आपके पास में कैश कितना है। अब कैश का हिसाब कैसे करेंगे? पहला कैश तो वो है जो कैश आपका बैंक में एफडी वगैरह से आपने रखा हुआ है। और अगर मान लो एफडी नहीं भी है और आपके अकाउंट में ऐसा ही पड़ा हुआ है जो आपके बिजनेस वगैरह में इस्तेमाल नहीं आता है, वो आपकी सेविंग है, तो वो कैश का भी आप यहाँ पे हिसाब कर लोगे।
ऐसे ही अब जो आपके पास में जो सामान तिजारत है, अब सामान जो तिजारत है उसके अंदर वो सामान होगा जो आप बेचते हैं। अब जैसे मैंने अभी बताया आपको कि घर भले आपका 10 करोड़ का है, लेकिन वो जो 10 करोड़ का आपका घर है वो आपका रहने का घर है, तो वो हिसाब में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका घरों का कारोबार है और आपने मिसाल के तौर पे 1-2 घर बना के रेडी रखे हुए हैं, वो आपको बेचना है, या आपकी बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग की मालियत 1 करोड़ रुपये है, तो चूंकि आप मालिक है वो बिल्डिंग के और वो बिल्डिंग आपकी सामान्य तिजारत है, वो आपके रहने की जगह नहीं है। ऐसे ही हर चीज आ गई सामान्य तिजारत के अंदर। मिसाल के तौर पे आपका गाड़ियों का शोरूम है और गाड़ियों के शोरूम के अंदर आपकी जो है 10 गाड़ियां खड़ी हुई है, या आपकी 10 कारें खड़ी हुई है, या आपकी 10 मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, वो सब आपकी बेचने की है क्योंकि वो आपका सामान्य तिजारत है। तो उन सब का आपको हिसाब करना पड़ेगा। जो आपकी जरूरत की है उसको आप हिसाब में नहीं लेंगे, लेकिन सामान्य तिजारत को आप लेंगे। ऐसे ही आपकी मोबाइल की दुकान है, तो आप बोलोगे कि यार ऐसा तो बहुत पेचीदा हो जाएगा हमारे लिए मसला कि हमारे पास में कितना सामान है और कितना जो है नहीं है। देखो, अब इसकी 2 सूरतें हैं। एक तो ये है कि बहुत सारे ये जो मार्केट होते हैं, जैसे बहुत से मार्केटों में जहां कंप्यूटर से बिलिंग किया जाता है, तो मैं समझता हूं वहां सिर्फ 5 मिनट में आप पूरे दुकान का हिसाब कर सकते हो कि आपकी दुकान के अंदर जो सामान वहां पे आता है वो भी कंप्यूटर में जाता है और जो वहां से निकल रहा है वो भी कंप्यूटर में। तो 5 मिनट के अंदर पूरा कैलकुलेशन हो सकता है कि आपके दुकान के अंदर जो है जितना भी सामान है वो सारा के सारा जो सामान है, अब वो जो सामान है वो कितने का है, क्या है। एक तो वो सूरत है, और दूसरी सूरत ऐसी है जैसे मिसाल के तौर पे मैंने खुद देखा हूं, मैं एक मस्जिद में इमामत करता था। मुझे हमारे देखो मैं नाम लेकर बोल देता हूं आपको, आप लोगों ने नाम सुने होंगे, मैंने बीच में उनके उन्वान से वीडियो भी डाला था। हाजी नज़ीर साहब मेरे बड़े अजीज दोस्त, मैं उनकी मस्जिद में इमामत किया करता था कर्नाटका के अंदर। तो हमारे हाजी नज़ीर साहब का जो कारोबार था वो साइकिलों के पार्ट्स वगैरह वो बेचते थे। तो मैंने उनको देखा हूं, मैं दिल से उनकी इज्जत करता था। उनकी इज्जत करने का एक रीजन ये भी था कि मैंने उनको खुद देखा हूं कि उनकी दुकान में 3-4 दिनों तक वो लोग तिजारत ही नहीं करते थे, बल्कि दुकान के, अब आप सोचो साइकिल के जो पार्ट्स होते हैं उसमें छोटे छोटे नट्स होते हैं, टायर होते हैं, ट्यूब होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारे हाजी नज़ीर साहब की दुकान में मरहूम अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वो दुकान के एक एक डब्बे का हिसाब लिख के लगाते थे ऐसे पेपर के ऊपर, और फिर उसके बाद में जो सामान तिजारत होता था उसका पूरा कैलकुलेशन करते थे। तो हाजी नज़ीर साहब के दुकान में मैंने ये जो सिस्टम देखा ना, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और मैं हमेशा उनके लिए दुआ करता था कि वाकई में आज भी मुसलमानों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ज़कात का पूरा 1-1 रुपये का हिसाब किताब जो है वो करते हैं और ज़कात अदा करते हैं। अब मैं आपको सामान्य तिजारत के अंदर कुछ वो चीज़ें बताता हूँ जिन चीज़ों पे ज़कात है और जिन चीज़ों पे ज़कात नहीं है, या जिन चीज़ों की कीमत पर ज़कात है, तो आपको हिसाब करने में आसानी रहेगी। सबसे पहले तो जो फैक्ट्रीज के अंदर जो मशीनरीज इस्तेमाल होती है, जैसे करोड़ों की मशीनें लगी हुई होती है, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। खाम माल जो रॉ मटेरियल होता है, अब जो रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल की जो कीमत होगी, और वो भी बेचने की कीमत, खरीदने की नहीं, तो जो आप बेचते हैं उसके ऊपर आपकी ज़कात फर्ज होगी। तैयार माल, जो माल आपके पास में रेडी है, जैसे आप फैक्ट्री के अंदर कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और वो सारा माल चूंकि बेचने के लिए आपने बनाया हुआ है, तो उसकी भी जो कीमत है, और वो भी वो कीमत जो बेचने की है, उसके ऊपर आपकी ज़कात फर्ज है। इसी तरह से बहुत सारा जो अंडर प्रोसेस वर्क इन प्रोग्रेस होता है, जैसे बहुत सारा सामान या बहुत सारी चीज़ें जिस दिन आप ज़कात का हिसाब करने बैठे हुए हों तो वो फिनिश नहीं, यानी कंप्लीट नहीं होता है, तो उसकी जो उस वक्त की कीमत होगी, क्योंकि वो आप बेचने के लिए बना रहे हो, तो उसके ऊपर भी आपकी ज़कात फर्ज होगी। ऐसे ही ख़राब माल जो वेस्टेज है और आपने उसको बाजू में कर दिया हुआ है, तो अब ऐसा जो ख़राब माल है, अगर वो बेचने की नीयत से आपने रखे हैं, जैसे भंगार वगैरह में उसको बेचने वाले हैं, जैसे बहुत से चीज़ें कंपनियों वगैरह के अंदर बच जाती है, या दुकानों के बाहर भी आप रख देते हो, तो उसकी भी जो कीमत होगी, जो बेचने की कीमत होगी आपकी, उसके ऊपर भी आपको ज़कात जो है वाजिब होगी आपकी। ऐसे ही ख़राब माल जो डंप यानी ज़ाय करने की, या फिर जो है उसको
फेंकने की, जैसे कचरे वगैरह के अंदर जो है फेंका जाता है बहुत सारा माल, या इसी तरह से आपने नियत की है कि चलो ये लोगों को दे देंगे इस्तेमाल करने के लिए, तो फिर उसमें ज़कात नहीं है। वो माल जिसमें सनाती इदारा अपनी चीज़ प्रोडक्ट पैक करके फ़रोख्त करता है और वो चीज़ खुद नहीं बनाता, बाहर से लेता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे ब्रांड तो आपका है लेकिन आप बाहर से बना कर ले रहे हो, तो उसकी भी जो कीमत होगी उस दिन, उस कीमत के ऊपर आपके ऊपर ज़कात वाजिब होगी और आपको जो है उसकी भी ज़कात अदा करना पड़ेगी, यानी उसको भी हिसाब में लिखना पड़ेगा आपको। तो ऐसे ही अब मिसाल के तौर पे आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे बहुत सारी कंपनियां जो है जैसे सर्विसेज देने वाली होती है, जैसे वकील साहब है तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर साहब है तो वो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, टीचर साहब है तो वो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सीए साहब है तो वो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं जो अलग अलग तरह की सर्विसेज देते हैं। तो उनकी जो आमदनी होगी और उस दिन हिसाब करके वो बैठेंगे, तो उस दिन उनके पास में जितना भी कैश होगा और जो उनकी इनकम होगी वो सारी इनकम को भी वो उसके अंदर कैलकुलेट करेंगे और वो सारी इनकम के ऊपर भी उनकी जो है ज़कात वाजिब होगी, यानी उनको वो हिसाब में शामिल करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर सर्विसेज के साथ में वो कुछ चीज़ें भी बेचते हैं, जैसे डॉक्टर साहब अपनी दवाएं बेचते हैं या फिर ऐसे ही जो है बहुत सारी चीज़ें लोग बेचते हैं, तो उनको फिर वो चीज़ों का भी हिसाब करना पड़ेगा और उसको भी जो है शामिल निसाब करना पड़ेगा, यानी अपने हिसाब के अंदर। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो है ना, जैसे सेटअप चलाने के लिए कुछ लोगों के पास में जो है कुछ पैसा वगैरह रखा हुआ होता है और वो जो पैसा होता है वो तिजारत का नहीं होता है, बल्कि तिजारत के अलावा जैसे उनका सेटअप के लिए जो है वो पैसा होता है, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है, ये चीज़ याद रखो। और जो असासा है, जैसे मिसाल के तौर पे जो उनके पास में रनिंग स्टॉक है, जो मार्केट के अंदर जो है जो सामान तिजारत खुद उनको वो रनिंग में वो लेते हैं, तो फिर उसके कीमत के ऊपर उनके ऊपर ज़कात फर्ज है। और ऐसे ही फंसा हुआ सामान डेड स्टॉक है, यानी जैसे मिसाल के तौर पे आपका कोई एक आधा जो है कंटेनर है और आपका वो अब आने वाला है या निकल गया है या वो बिल्कुल जो है आपके कब्जे में आने वाला है, तो उसकी जो कीमत फरोख्त होगी वो कीमत फरोख्त के एतबार से भी आपको जो है ना उसकी भी ज़कात निकालना पड़ेगी। या जो डेड स्टॉक आपका, जैसे मिसाल के तौर पे दुकानों के अंदर बहुत सारा सामान एक साथ में पड़ा हुआ होता है और आपका इरादा है भाई अब इसको बेचना नहीं है बल्कि ये स्टॉक की डेट चली गई है या फिर ये एक साथ में पूरा हमको किसी को दे देना है, तो जो भी उसकी कीमत होगी उसके ऊपर भी आपको जो है ज़कात फर्ज है, यानी वाजिब है, वो भी आपको हिसाब में लेना पड़ेगा। ऐसे ही अब मैं आपको कर्ज के कुछ मसाइल बता देता हूं। जैसे लोन है, तो आपका जो है किसी से कर्ज आने वाला है। अब जो आपका आने वाला कर्ज है किसी से, तो अगर उसकी मिलने की उम्मीद है तो फिर पूरी रकम पर ज़कात है, और मिलने की उम्मीद नहीं है और यह है कि सामने वाला जो है पता नहीं वो कब देगा या देगा भी या नहीं देगा, तो फिर उसके ऊपर आप अभी ज़कात नहीं अदा करोगे, बल्कि आप ये नियत करो कि वो सामान जब आ जाएगा या वो जो पैसा आ जाएगा उस वक्त में मैं उसको हिसाब में शामिल करूंगा। तो उसके ऊपर जब वो आपके कब्जे में आ जाए, यानी आपको उम्मीद नहीं है मगर फिर भी वो अगर आपको मिल जाता है वो पैसा, तो फिर आप हिसाब करोगे कि कितने सालों की उसके ऊपर ज़कात वाजिब थी। उन सारे सालों का आपको हिसाब करके फिर वो नहीं जिसकी उम्मीद थी वो मिल गया, फिर उस पैसे के ऊपर भी आपको ज़कात अदा करना पड़ेगी। लेकिन फिलहाल के लिए आप उसे हिसाब में शामिल नहीं करोगे, सिर्फ उसे शामिल करोगे जो पैसा आपका जो है उम्मीद है आ जाने की। इसी तरह से जो पेएबल लोन है, यानी आपको दूसरों को देना है, तो अब जो आपका हिसाब हो चुका है, जैसे मैंने अभी आपको ये सारी चीजें बताया, तो उसमें मान लो आपका सोना जो है वो 1 लाख का हो गया, चांदी आपका 1 लाख का हो गया, आपके पास में कैश जो है वो 1 लाख रुपये है, और आपका जो सामान तिजारत है आपकी दुकान के अंदर वो 5 लाख का सामान हो गया, और इसी तरह से आपका लोगों से जो कर्ज आने की उम्मीद है वो 1 लाख है, और नहीं आने की जो उम्मीद है वो 1 लाख है, तो जो नहीं आने वाला है उसको आप छोड़ देंगे, और ये सारे कर्जे वगैरह आके अब टोटल आपका हिसाब हो चुका है 6 लाख का। अब 6 लाख के बाद में अब आपको इसमें से माइनस करना है वो पैसे जो आपको दूसरों को देना है।
अब जो दूसरों को देना है वो कौन कौन से है वो भी मैं आपको बता देता हूं। फौरी वाजिबुल अदा है। अब फौरी वाजिबुल अदा क्या है, याद रखो, बहुत ध्यान से सुनो इसको। फौरी वाजिबुल अदा जैसे आपको 15 दिन के बाद देना है, महीने भर के बाद देना है और 2 महीने के बाद में देना है। तो वो जो आपका वाजिबुल अदा का जो कर्ज है तो आप उसको उसमें से माइनस करोगे। जैसे आपको 1 लाख दूसरों का देना है तो अभी आपके 6 लाख हो गए थे, उसमें से आपने 1 लाख माइनस कर दिया। इसी तरह से आपको, अब जैसे आप जिस घर में रहते हो और वो फ्लैट आपका जो है मिसाल के तौर पे 50 लाख रुपए का है। अब 50 लाख रुपए पे आपने 40 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, कर्ज है आपके ऊपर, तो आप पूरे 40 लाख माइनस नहीं करोगे। अगर ऐसा करोगे तो फिर तो आप खुद मुस्तहिक ज़कात हो जाओगे, बल्कि आपको आने वाले ज़कात तक कितनी बैंक की किस्तें अदा करने की है आप उसका हिसाब करोगे। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपकी 10,000 रुपये किस्त है तो 1,20,000 रुपये आप उसमें से माइनस करोगे कि आपके जो अब 5 लाख जो बचे थे, अब उसमें से आपने वापस 1,20,000 अपने कम कर दिए, तो अब वो 3,80,000 हो गए आपके। इसी तरह से तिजारती कर्ज, जैसे आपने बिल्डिंग बांधने के लिए लोन लिया हुआ है जो आपके कारोबार के अंदर जो इस्तेमाल होती है, या मशीनें आपने लोन से ली हुई है, तो ये सब चीजें जो है इसका ज़कात के अंदर हिसाब नहीं आएगा, ये याद रखो। और ऐसे ही माले तिजारत जो है, जैसे आपने लोन लिया था अपने, जैसे आपने जो है ना लोन लिया हुआ है इसके ऊपर आपने माले तिजारत के लिए, तो वो भी जो है आपके पूरे निसाब से उसको आप जो है ये नहीं करेंगे। अब आखिरी जो पॉइंट है शेयर्स पर, यानी ये एक पॉइंट है मैं आपको बता देता हूं। शेयर सालाना नफा डिविडेंड के लिए रखे हैं। अब देखो शेयर्स की 2 किस्में हैं, एक तो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या आप ट्रेडिंग करते हो। अब जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपने लेकर रखे हैं और उसका जो डिविडेंड भी आपको साल भर मिलता है, तो साल भर में डिविडेंड कितना मिला आपको, और इसी तरह से जो है उसकी आज की कीमत क्या है जिस दिन आप हिसाब करने बैठे हैं, तो उसको आपको जो है कैलकुलेट करना है। उसके अंदर जो उस दिन की कीमत है जिस दिन आप हिसाब कर रहे हो, और चाहे फिर वो उस दिन जो है माइनस में हो या प्लस में हो, किसी भी तरह से हो, आप लॉस में हो आप नफे में हो, उसका एतबार नहीं है। लेकिन आपको वो टोटल शेयर्स का जो वैल्यू होगा उस दिन का सेलिंग का, वो हिसाब के अंदर आपको लेना पड़ेगा। और ऐसे ही जो शेयर्स आपने जो है जिसमें आप डेली की ट्रेडिंग भी लेते हो, या आप उसके अंदर जो है उसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग लेते हो, किसी भी किस्म के शेयर्स अगर आपके पास में है, आपके पास में म्यूचुअल फंड्स है, आपके पास में बॉन्ड्स है, आपके पास में किसी भी किस्म का इन्वेस्टमेंट है, उसका उस दिन का जो वैल्यू होगा उसको भी आपको उसके ऊपर लिख कर लेना पड़ेगा। अभी जैसे आपका 3,80,000 रुपया अभी तक हुआ था, अब उसमें आपके शेयर्स के वापस से आपने जो है 1 लाख जोड़ दिए तो 4,80,000 हो गए। ऐसे ही आपने जो है बहुत सारे बॉन्ड्स लिए हुए थे, अब जैसे LIC की पॉलिसी वगैरह वो सारी चीजें होती है, वो भी आपका इन्वेस्टमेंट है। आप पिछले 5 सालों से भर रहे हो, आपको आज उसका भी हिसाब करना है कि आपकी LIC की जो पॉलिसी है उसके अंदर अगर आपने 1,20,000 रुपये भरे हैं तो वो भी आप उसके हिसाब के अंदर शामिल करोगे, उसको भी कैलकुलेट करोगे। तो इस तरह से अभी आपके 4,80,000 हुए थे, अब वापस से आपके 6 लाख रुपये हो चुके हैं। तो इस तरह से जो है ना, जो चाहे आपके पास में शेयर्स हो, चाहे आपके पास में बॉन्ड्स हो, चाहे आपके पास में जो है किसी भी किस्म का कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, पॉलिसी वगैरह वगैरह, जो भी चीजें आपके पास में होंगी, चाहे आपके पास में प्लॉट हो, ये सारे चीजों को भी आप जो है ना आप शामिल करोगे उसके अंदर। और शामिल करने के बाद में फिर आप उसका कैलकुलेशन करोगे, और जैसे मैंने बताया जैसे 6 लाख हो गए, तो अब उसमें से आपको सिर्फ 2.5% ज़कात देना है। 2.5% आपको जो है ज़कात अदा करना है। यह शरीयत का मसला है। 1 लाख रुपये के ऊपर सिर्फ 2,500, 2 लाख के ऊपर 5,000, 4 लाख के ऊपर जो है 10,000, और 6 लाख के ऊपर जो है वो होंगी आपकी 15,000। इस तरह से आपके ऊपर जो है ना सिर्फ 2.5%, शरीयत के अंदर सिर्फ 2.5% जो ज़कात है वो आप उसमें से आधा अलग कर दोगे, और या फिर अपने अलग पैसों में से भी आप जो है वो पैसा निकाल सकते हो कि भाई ये ज़कात के पैसे है, तो वो हिसाब आपको लिख कर रखना पड़ेगा। तो आज काफ़ी वक्त हो गया हमारा, अभी मैंने तफसीर भी बयान किया हूँ, उसके बाद में अभी रात के 11 बज रहे, तो मैं अभी लेता हूँ आप सभी लोगों से इजाज़त। इसका जो पार्ट 2 है वो हम इंशाल्लाह कल रिकॉर्ड करके डालेंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि ज़कात का पैसा आपको किस मद में और कहाँ कहाँ पे खर्च करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ
कि आज के हमारे इस वीडियो के अंदर आपको समझ में तो आ गया कि ज़कात का हिसाब कैसे करना है। खाली सोने चांदी की ज़कात नहीं है, बल्कि सोना चांदी, आपके पास जो सामान तिजारत है, अमवाल तिजारत है, इसी तरह से कैश है, ये सारे के ऊपर, और मैंने सब कुछ बता दिया, आपका इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ों का अब आपको हिसाब करना समझ में आ गया होगा। और इसके लिए एक तारीख का तय होना ज़रूरी है। याद रखो, हर साल उसी तारीख को आपके उस माल पे साल का गुजरना, उसका मतलब यह है कि जो तारीख आपने तय किए हुए हैं उस तारीख को आपका जो टोटल वैल्यू रहेगा आपके टोटल कैपिटल का, बस उसी का एतबार होगा और वो पूरा उसी तारीख को, और वो तारीख होंगी इस्लामी तारीख। ठीक है, चलिए अब लेते हैं हम आप सभी लोगों से इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।